हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ था वही देख रहे थे। 175 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। इसके बाद हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हो जाता है। आपके बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी कंपटीशन है जो तुरंत ही होने वाला है एग्ज़ाम। उन सारे एग्ज़ाम के लिए भी ये करंट अफेयर्स बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 176 नंबर प्रश्न हो जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम को मैनेज करना। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि हमको कम समय में ही रिजल्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि ज़्यादा वक्त ना बिताया जाए, ज़्यादा समय ना दिया जाए, उसके लिए एक ही काम करना ज़रूरी है कि हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड का समय जो है आपको उपयोग में लाना होगा। अगर सबसे ज़्यादा समय खुद पे देते हैं तब तो निश्चित है रिजल्ट होगा ही होगा, निश्चित है रिजल्ट होगा। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी पे दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्यों नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है हाल ही में चर्चा में रहा, है ना, हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध पूछा जा रहा है किससे है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रचंड का संबंध किससे हो जाता है, प्रचंड का संबंध। तो देखिए, प्रचंड का संबंध जो है हेलीकॉप्टर से हो जाएगा, है ना। यह हेलीकॉप्टर है, इसी का नाम है प्रचंड, इसलिए इससे संबंधित हो जाता है। चलिए डिस्कशन हम लोग देखते हैं कुछ। भारतीय सेना के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, है ना, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाता है जिसका नाम है प्रचंड की 17 मिलीमीटर रॉकेट और 20 मिलीमीटर बुर्ज गन की उद्घाटन फायरिंग दिन और रात दोनों में सफलता प्राप्त की है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रचंड का। दिन और रात में यह सफल इसकी प्रमाणिकता हुई है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रचंड जो है भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर हो जाता है। भारत के लोगों ने इसे बनाया, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हो सकता है कभी ये कंपनी का नाम भी पूछ ले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया, प्रचंड का निर्माण किया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हाल ही में, है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप, है ना, सबसे बड़ा कहता है कि सबसे बड़ी नौकायन चैंपियनशिप जिसका नाम है रेगाटा रेगाटा कहाँ आयोजित हुआ है। भारतीय नौसेना का सबसे विशाल, है ना, सबसे बड़ी नौकायन जो चैंपियनशिप है, पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन जो है ना, कहाँ किया गया। और यह सबसे बड़ा जो चैंपियनशिप था जिसका नाम है रेगाटा, और ये रेगाटा जो है आयोजित हुआ कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में होता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा। महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाता है। नवंबर 2023 में भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौकायन प्रतियोगिता रेगाटा भारतीय नौसेना सेलिंग चैंपियनशिप भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई में, है ना, महाराष्ट्र में इसको आयोजित किया गया है। चलिए 178 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 178 कहता है कि हाल ही में
178 है कि हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये वाला, है ना, ये बहुत ही वीवीआई है, पूछा जा सकता है, चर्चा में भी रहा है, पूछा जा सकता है आपसे कि सीबीएसई का नया प्रशासनिक कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया। सीबीएसई का तो ये आपका यूएई हो जाता है ना, यूएई में इसका कार्यालय जो है स्थापित किया गया, बहुत इम्पोर्टेंट है, यूएई में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुबई में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की है और इसका नया कार्यालय जो है दुबई अमीरात में खुला है, नया कार्यालय, इसलिए इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। 179 हम लोग देखते हैं, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा, है ना, कौन सा, तो प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा, और प्रोजेक्ट कुशा का जो संबंध है, कुशा का, ये डीआरडीओ से हो जाता है। आंसर क्या है, सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा का जो संबंध है आप देख सकते हैं यहाँ पे, डीआरडीओ से हो जाता है, इसका संबंध इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारत प्रोजेक्ट कुशा नाम से इजराइल के आयरन डोम के समान अपनी 350 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली डीआरडीओ विकसित कर रहा है ना। कौन विकसित कर रहा है, तो डीआरडीओ विकसित कर रहा है, इसीलिए प्रोजेक्ट कुशा का जो संबंध है डीआरडीओ से हो जाता है। प्रोजेक्ट कुशा का लक्ष्य एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना है। इसका जो लक्ष्य है कुशा का, एक मजबूत वायु रक्षा प्रणाली का विकास करना है, विभिन्न क्षेत्रों से रक्षा करना और राजनीतिक और सामाजिक कवरेज प्रदान करना है। प्रोजेक्ट कुशा का यह लक्ष्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है ना। पूछा जा सकता है कि WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, है ना, क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएंगे साइमा वाजिद को, है ना। ये साइमा वाजिद है, साइमा वाजिद को नियुक्त किया जाता है, साइमा वाजिद को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बांग्लादेश की साइमा वाजिद विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिण पूर्व एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक बनी है ना। ये बांग्लादेश की है जिनका नाम है साइमा वाजिद, बांग्लादेश की रहने वाली हैं जिनका नाम है साइमा वाजिद, और ये WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई के क्षेत्रीय जो कार्यालय है उसी की निदेशक इनको बनाया गया है। इन पदों के लिए नई दिल्ली में हुए चुनाव में उन्हें नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य से 6 वोट अधिक मिले हैं, है ना, 6 वोट अधिक मिले हैं। WHO का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में हो जाता है और यह स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है ना, जिनेवा में होता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ किया है ना। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ किया है,
तो यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में यह योजना प्रारंभ किया गया। कर्नाटक में यह योजना जो है प्रारंभ किया जाता है, यही है राजकुमार हृदय, है ना, ज्योति योजना। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने अचानक दिल के दौरे और हृदय संबंधी समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना प्रारंभ किया गया, है ना। इनकी भी मृत्यु ऐसे ही हो गया था। हालांकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि कोरोना का जो टीका लिया गया जिसके वजह से बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई। उसमें स्टार भी हैं, सामान्य लोग भी हैं, बहुत फेमस पर्सनालिटी भी लोग हैं जिन लोगों ने अपना जान गंवा दिया। कोरोना वैक्सीन लेने के वजह से सब ये हुआ। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, है ना। पूछा जा सकता है हाल ही में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 जो है किसे चुना गया, तो ये नंदिनी दास को चुना जाता है। आंसर ए हो जाएगा, नंदिनी दास को चुना जाता है। यही है आपके नंदिनी दास। भारत में जन्मी लेखिका जिनका नाम है नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है इनको, है ना, 2023 दिया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कहता है कि हाल ही में जारी, है ना, अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में सर्वाधिक मृत्यु प्रतिशत किस राज्य में हुई है ना। मतलब ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना जो है किस राज्य में हुआ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मरे, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना हुआ। केंद्र सरकार की भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट के अनुसार, है ना, भारत में गंभीर सड़क सुरक्षा संकट से जूझ रहा है और प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं व 19 मृत्यु हो जाती है। उत्तर प्रदेश में मृत्यु का प्रतिशत सबसे अधिक है और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु हो जाता है जहां पे 10.6% वहाँ पे डेथ हो जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है, तमिलनाडु है। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन, है ना, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बाइसन का संबंध किससे हो जाता है, तो ऑपरेशन बाइसन का जो संबंध है यह लद्दाख से हो जाएगा, है ना, ये जो संबंध है लद्दाख से हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नवंबर 2023 को द्रास के पास जोजिला युद्ध स्मारक पर मनाया गया जाने वाला जोजिला दिवस 1948 में ऑपरेशन बाइसन के दौरान भारतीय सैनिकों के वीरतापूर्ण कार्यों के लिए एक श्रद्धांजलि है। जोजिला दर्रा लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है ना। 185 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में, है ना, एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत जो है पदक तालिका में कौन से स्थान हासिल किया है ना, किसमें, तो एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पे है, तो ये दूसरा स्थान हो जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, दूसरा स्थान भारत को प्राप्त होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत 21 स्वर्ण जीतता है और 21 रजत जीतता है और 13 कांस्य सहित कुल 55 पदकों के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है ना, पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है और चीन का स्थान प्रथम हो जाता है ना। चीन में 33 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में पहले स्थान पर हासिल किया चीन और दूसरा स्थान हासिल करता है भारत।
अगला सवाल है, कहता है कि हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार किसे मिला है? किस राज्य को या किस केंद्र शासित प्रदेश को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार दिया गया? तो ये जम्मू कश्मीर को दिया जाता है। आंसर क्या है? डी हो जाता है ना, जम्मू कश्मीर को। चलिए आगे हम देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों या विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रदान किया गया। और पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर हरियाणा व राजस्थान हो जाता है ना। दूसरे पे गुजरात और तीसरे पे हरियाणा राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में पहली बार हेरिटेज ट्रेन का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ आपको गुजरात में होता है। यहीं पे पहली बार हेरिटेज ट्रेन का प्रारंभ किया जाता है। यही ट्रेन है जो आप देख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किया गया है ना, और यही है हेरिटेज ट्रेन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है ना? सृजनात्मक शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया? तो ये देखिए कोझिकोड हो जाएगा और ग्वालियर हो जाता है। यहीं ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यूनेस्को ने सृजनात्मक शहर नेटवर्क की अपनी नवीनतम सूची में केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में स्थान दिया है। विश्व शहर दिवस पर यूनेस्को के महानिदेशक जिनका नाम है आंद्रे अजोले ने 55 शहरों को विभिन्न सृजनात्मक क्षेत्रों के लिए नामित किया है ना, नामित किया है। आगे देखते हैं, हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है ना? हाल ही में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया जाता है? तो ये हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है ना, वानखेड़े स्टेडियम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 2023 से महाराष्ट्र के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। और इस प्रतिमा का जो निर्माण है राज्य के अहमदनगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने किया है। प्रमोद कांबले ने। 90 प्रश्न हो जाएगा। हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है ना? दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिलता है। आंसर सी है, दीनानाथ राजपूत को। इंजीनियर से सामाजिक कार्यकर्ता बने दीनानाथ राजपूत को ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह द्वारा प्रदान किया जाता है। एन.के. सिंह के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। 91 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी प्रदान की है? किसने मंजूरी प्रदान की है? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। और केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों के अनुरूप मछली पालकों को कोई प्रोत्साहन सुविधा नहीं है। 192 हो जाएगा। कहता है हाल ही में 8वीं बार है ना,
8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को मिलता है। लियोनेल मेसी को यह सम्मान प्राप्त होता है। यही है आपके लियोनेल मेसी, यहाँ देख सकते हैं। 2023 के लिए बैलन डी और पुरस्कार के लिए 8वीं बार लियोनेल मेसी को चुना गया और लियोनेल मेसी के पास सर्वाधिक बैलन डी और अवार्ड का रिकॉर्ड प्राप्त है, 8 बार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत हुए जलवायु वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है सलीम उल हक का संबंध किस देश से हो जाता है ना? सलीम उल हक का जो संबंध है यह बांग्लादेश के हैं, इसी से हो जाता है, बांग्लादेश से इनका संबंध हो जाता है। बांग्लादेश के अग्रणी जलवायु वैज्ञानिक सलीम उल हक का 71 वर्ष की आयु में बांग्लादेश में निधन हो जाता है। उन्हें गरीब देशों पर बढ़ते तापमान के प्रभावों को समझने, भुगतान करने, अनुकूल करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जलवायु क्रांतिकारी उपनाम मिल जाता है इनको, है ना, उपनाम दिया मिल जाता है ना, जलवायु क्रांतिकारी। चलिए 194 हम लोग देखते हैं। कहता है कि हाल ही में समाप्त हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किस मंत्रालय से है ना? कौन सा? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध संस्कृति मंत्रालय से हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। कहता है यहाँ पे कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, है ना, पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित मेरी माटी मेरा देश, है ना, अभियान का समापन हो गया है। 195 नंबर सवाल। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा, है ना, क्यूबसैट उपग्रह SSAMUSAT किस विश्वविद्यालय से है? तो यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित हो जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, यहाँ पे देखा जा सकता है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण ने अपने संस्थापक सैयद अहमद खान के नाम पर अपने पहले उपग्रह SSAMUSAT के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे 196। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन, है ना, हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ हुई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत भी आई। हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज पूछता है कि कहाँ पे किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया जाता है ना। यहीं पे महाराष्ट्र में ही एक ऐसी बैक्टीरिया की खोज किया गया जो हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित अरावली के गर्म झरने में पाए जाने वाले अवावीय लिग्नोसेल्यूलोज डिग्रेडिंग बैक्टीरिया का एक नया जीनस को जो अपने चयापचय के उपोत्पादन के रूप में हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने की क्षमता रखता है और इसी की खोज किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 197। कहता है हाल ही में मेरा हाउचोंगबा उत्सव, है ना, मेरा हाउचोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मेरा हाउचोंगबा उत्सव जो है मणिपुर में इसका आयोजन किया गया है, मणिपुर में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में आयोजित मेरा हाउचोंग समारोह में भाग लिया और हाउचोंगबा शब्द का अर्थ है मिलना, मिलना जुलना या समामेलन करना। 198 हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिंगूर संयंत्र विवाद का संबंध किस राज्य से हो जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल से हो जाएगा इसका संबंध, है ना, पश्चिम बंगाल से इसका संबंध हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग टाटा मोटर्स ने 2008 में अपने सिंगूर संयंत्र बंद होने से उपजे लंबे विवाद का समाधान करते हुए पश्चिम बंगाल और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने 765.78 करोड़ का मध्यस्थता पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। चलिए 199 हम लोग देखते हैं। 199 कहता है कि हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 कब मनाया गया? है ना,
राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 जो है 31 अक्टूबर को मनाया गया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस 2023 में 31 अक्टूबर को मनाया गया और यह भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के लिए, हाँ, जयंती के लिए उपलक्ष्य में मनाया गया है। जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। चलिए इस सेशन का हमारा लास्ट ये हो जाता है प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया गया? तो बायोस्फीयर रिजर्व दिवस जो है ये 3 नवंबर को मनाया जाता है ना। 3 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कहता है कि 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस की यह दूसरी वर्षगांठ है। यूनेस्को के अनुसार 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व है और भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सब लोग।